नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें भारत की इम्पोर्टेंस विश्व को समझ में आ रही है। कारण उसका कोई भी हो सकता है। भारत की विविधता, भारत में रिसोर्सेस का होना, भारत में सबसे बड़ी बात है कि विश्व का मार्केट होना, या फिर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की वजह से विश्व में भारत की पोजीशन होना, और ये पोजीशन भारत की तरफ से विश्व में जो बड़े निर्णय हैं उन निर्णयों में भारत की भूमिका। ये तो हम कई बार देख चुके हैं, कह भी चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के बगैर अब विश्व जल्दी निर्णय करता नहीं, आज के प्रधानमंत्री के बगैर। क्यों? क्योंकि आज के प्रधानमंत्री की अपनी एक सिचुएशन है, एक ग्लोबल पोजीशन है। उस ग्लोबल पोजीशन में जो संस्कार उनके हैं, जिन परिस्थितियों से उन्होंने भारत को समझा, भारत को विश्व को भारत की नज़र से देखा और विश्व को भारत की दृष्टि समझाई, उसका परिणाम ये होता है कि विश्व में कोई भी गतिविधि होती है, बड़ी गतिविधि, तो भारत से पूछना अनिवार्य टाइप का हो गया है। भारत की हाँ, भारत की कंसेंट, भारत का डिनाई करना या भारत का किसी के साथ खड़ा होना आज मायने रखता है। मैं वैसा मायने की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज से 8 वर्ष पहले भारत का कोई विदेश मंत्री भी अगर अमेरिका जाता था तो उसके कपड़े उतार कर उसकी तलाशी ली जाती थी। भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो आम नागरिक की तरह वहाँ उतरते थे और घूमते थे। आज भारत ग्लोबली पहचाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की अपनी सिचुएशन है और भारत का वीज़ा, भारत का पासपोर्ट आज विश्व के लिए मायने रखता है। ये सब बातें तब आपको समझ में आएंगी जब किसी विदेशी से भारत जो विदेश में रहता है, एनआरआई, उससे पूछेंगे कि भारत की आज की ग्लोबल सिचुएशन क्या है। इसी कड़ी में यूक्रेन रशिया वार चल रहा है। यूक्रेन रशिया वार में लगातार भारत के ऊपर ये प्रेशर था कि आप रशिया को क्रिटिसाइज़ कीजिए कि रशिया ने गलत किया और रशिया के विरुद्ध सैंक्शंस लगाइए। यूएस ने लगाए हैं, यूएस के खेमे में जाइए और उन पर सैंक्शंस लगाइए, यूरोप के साथ खड़ा हो जाइए। पीस कीपिंग फोर्सेस अगर भेजता है यूएनओ या अमेरिका के नेतृत्व में तो आप अपने सैनिक दे दीजिए। तो मरेगा कौन? हमारे सैनिक बनेंगे। क्योंकि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध दोनों में ही अगर यूरोप की इन बड़ी शक्तियों की तरफ से, जिसको मैं कहूँ ब्रिटेन, इनकी तरफ से अगर किसी ने युद्ध लड़ा तो वो उनका अंग्रेज़ या क्रिश्चियन नहीं मारा गया, मारा भारतीय सैनिक गया। इसीलिए उन्होंने भारत में आकर इंडिया गेट बना दिया और वहाँ उनकी लिस्टिंग कर दी। जो अंग्रेज़ों के लिए विश्व युद्ध लड़ रहे थे भारतीय। तो आज भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। अगर वर्ल्ड वार 3 करना चाहते हैं तो फिर भारत जाकर अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए और अमेरिका भारत के सैनिकों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के टेक्नोलॉजी देगा, युद्ध के वेपन्स देगा और कहेगा लड़ो जाके भाई, मरो जाके। मरने के लिए तो भारतीय बने हैं। ऐसा 1000 साल से मुसलमान जो भारत में शासन करने आक्रांत आए और क्रिश्चियन जो भारत में शासन करने आए, उनका सबका मानना था कि भारतीय तो मरने के लिए ही बने हैं। भारत के लोग ही विश्व में युद्ध किसी का हो, युद्ध में मरने वाले भारतीय ही होंगे। आज भी ऐसा ही सोचकर अमेरिका कर रहा है। लेकिन आज भारत में दूसरे तरह की सरकारें हैं। राष्ट्र को प्रथम, भारतीयों को प्रथम सोचने वाले लोग आज सत्ता में हैं। इसलिए भारत ने कहा कि हम गुट निरपेक्ष देश हैं, इसलिए हम किसी गुट में शामिल नहीं होते। हाँ, हम हिंसा को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते, हम तुरंत सीज फायर के पक्ष में हैं। गलत कौन है, यूक्रेन या रशिया, ये हमारा विषय नहीं है। गलत और सही का वो लोग जाने, हम तो इतना जानते हैं कि ये युद्ध की विभीषिका समाप्त होनी चाहिए, युद्ध समाप्त होना चाहिए। उसमें यूक्रेन जीते या रशिया, वो अपना निपटें। उसमें अमेरिका और यूरोप मिलकर तय करे कि क्या होना चाहिए। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, युद्ध किसी का हल नहीं है। ये भारत सोच के चलता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब रशिया के ऊपर अमेरिका के खेमे ने तमाम तरह के सैंक्शन लगा रखे हों और ऐसे सैंक्शन लगा रखे हों कि रशिया जो है वो अपना कुछ बेच ना पाए, उसके पास करेंसी ना पाए, वो विश्व के साथ ट्रेड ना कर पाए और अलग थलग आइसोलेशन में चला जाए ताकि अमेरिका के अपने हित सध जाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि शीत युद्ध से पहले यानी कि 1991-92 से पहले
तक रशिया और अमेरिका दो बैलेंस ऑफ पावर थी। कुछ रशिया के पास, रशिया से दबकर अमेरिका पीछे हटता था। आज अमेरिका हर एक मामले में संसार के अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता है या उसमें इंटरवीन करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि विश्व के दादा तो अब केवल हम हैं, रशिया तो ढेर हो चुका है। लेकिन अभी रशिया के पास जो युद्ध का हथियार हैं, रशिया के पास जो ज़मीन है, रशिया के पास जो रिसोर्सेज हैं, या रशिया के पास जो पावर है, उसको किसी भी हालत में माइनस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि शक्ति तो उसके पास है, धन भले ही उसके पास कम हो। अब ऐसी युद्ध की सिचुएशन में उसके द्वारा पिछले 40 वर्षों में जो कुछ भी, या 30 वर्षों में जो कुछ भी उसने एक्सपेंशन किए थे, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो सब स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 दो ट्रीटियां यूएस के साथ हुई थी। उन ट्रीटियों की वजह से वो ओपन उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। ऐसा कहते हैं जानकार कि वो सारा रखा हुआ बारूद, वो सारे रखे हुए चीज़ें जो उनके पास पड़ी हुई थी, उन्होंने यूक्रेन में फेंक दी और वो उनका नष्ट उनको करना ही था। उन्होंने जाकर यूक्रेन में नष्ट किया और विश्व को बताया कि आधुनिक हथियार तो अभी हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम वो ट्रेडिशनल हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेरे पास फालतू पड़े हुए थे, जिनका मेरे पास कोई यूज़ नहीं, जिससे हमारी इकोनॉमी पर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मानकर चलते हैं। हालांकि जानकार तो लगातार ये कहते ही हैं कि 1500 करोड़ 1500 अरब रुपए का डेली का ये हो रहा, वो हो रहा, ये तो है ही, जो बेकार पड़ा है वो भी, उसकी वैल्यू तो है ही। लेकिन अब अमेरिका ने जब रशिया के ऊपर इस प्रकार के बैन लगा दिए तो इस सिचुएशन में रशिया का विश्व से कनेक्टिविटी खत्म होना एक बड़ी समस्या है। यही कारण था कि रशिया के विदेश मंत्री पहले जब से युद्ध फरवरी में छिड़ा है तब से उन्होंने 2 विजिटें की हैं। एक विजिट उन्होंने अभी टर्की में की है, जिसमें रशिया और यूक्रेन की वार्ता हो रही थी। उसमें यूक्रेन का कुछ स्थिति नॉर्मल दिखाई पड़ी तो रशिया ने भी कुछ एक उदासीन व्यू अपनाया और कहा भाई हम नागरिकों के विषय में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो सिर्फ एक भाषणबाजी जो कॉमन मिनिमम स्टेटमेंट होता है वो दिया। उसके बाद वो चाइना जाने वाले हैं और चाइना से वो भारत में आने वाले हैं। अब भारत में जब वो आएंगे तो आप सोचिए कि रशिया का विदेश मंत्री पहले तो वो केवल यूक्रेन से टॉक के लिए गया, फिर वो चाइना जा रहे हैं और फिर वो भारत में आ रहे हैं। यानी कि विश्व में अगर 2-3 देशों के साथ रशिया भरोसा कर सकता है या उनसे उसको उम्मीद है तो उनमें एक भारत है। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा भी कि भाई हम इस युद्ध की विभीषिका में सीज फायर के पक्ष में है, किसी प्रकार सीज फायर हो जाए। और भारत के प्रधानमंत्री के आग्रह पर रशिया ने भारतीयों को निकालने के लिए रास्ता भी प्रोवाइड किया और वो युद्ध विराम भी थोड़े समय के लिए समय समय पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में किया। कुल मिलाकर हमारी बात उन्होंने मानी। अमेरिका लगातार कह रहा था कि भारत अगर रशिया से कहे या भारत रशिया से अलग हो जाए और विरोध कर दे तो रशिया नतमस्तक हो जाएगा, मजबूरी में अलग हो जाएगा, मजबूरी में वापस जाएगा। लेकिन भारत का अपनी स्ट्रैटेजी, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हमारी बिल्कुल एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी ये है कि हम किसी भी खेमे में नहीं हैं, ना ही हम अमेरिकन खेमे में हैं, ना ही रशियन खेमे में हैं, और युद्ध भारत करने की या झेलने की स्थिति में नहीं है। विश्व युद्ध में भारत पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब इस सिचुएशन में जब रशिया का विदेश मंत्री भारत में आ रहा हो तो अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी अमेरिका के लिए क्या है, यूरोप के लिए भी। यूरोप में ब्रिटेन की विदेश मंत्री हमारे पास 2 दिन में आने वाली हैं। उसके अलावा जर्मनी के कुछ रक्षा विशेषज्ञ भारत में आने वाले हैं और विश्व के वो कंट्री जो इस समय यूक्रेन के पक्ष में खड़े हुए हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो रशिया से लड़ सकें, वो सब भारत बारंबार आ रहे हैं, भारत से वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में अमेरिका ने अपने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो एक भारतीय मूल के हैं, उनको भारत में, दलीप सिंह उनका नाम है, उनको भारत में अचानक भेजने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री लावरोव भारत में आ रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री के साथ उनकी चर्चा होगी। तो अब जो इसे घेरते नहीं हैं, घेरते हैं कि भाई अब ये इनसे मिलेंगे तो तुम भी चले जाओ तो तुम्हारे सामने थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और वो खुल के नहीं कह पाएंगे, खुल के स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो
दलीप सिंह जो कि उनके डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारी तरह नहीं, हमारी तरह सिक्योरिटी एडवाइज़र का मतलब किस सिक्योरिटी की बात होती थी, केवल इंटेलिजेंस की बात होती थी। उनका सिक्योरिटी एडवाइज़र वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स में सिक्योरिटी एडवाइज़र जो ये कहने जो इकोनॉमिकली वॉर कैसे करेगा, इकोनॉमिकली वैन कैसे लगाएंगे, विश्व को सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए विश्व पर इकोनॉमिकली कैसे हावी हो जाएंगे, कैसे उन पर प्रिवेल करेंगे, कैसे उनकी सिचुएशन कमज़ोर करेंगे, देशों को कैसे कमज़ोर करेंगे, ये सब कुछ वो करता है। ऐसे ही दलीप सिंह जो कि बड़ी ध्यान से देखने की बात है, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं रशिया में सैंक्शन लगाने के यूक्रेन वॉर के दौरान। फिर से कहता हूं, दलीप सिंह जो कि चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं रशिया पर वैन लगाने की, इकोनॉमिक वैन लगाने की, क्योंकि ये तो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र इकोनॉमिक्स हैं, तो कैसे इकोनॉमिक बैन उन पर लगाए जाएं, कैसे उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, उसके ये स्ट्रैटेजिकल करता है। अब वो भारत में आना चाहते हैं, भारत तो में सबका स्वागत है, भारत सबसे मिलेगा, लेकिन भारत के जो उनके काउंटर पार्ट हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वगैरह, उनसे उनकी वार्ता होगी और उनसे कोई मतभेद हमारा नहीं है, हमारा ना ब्रिटेन से मतभेद है और ना ही उनसे। लेकिन ये तो साफ जाहिर है कि इस समय रशिया को धन की आवश्यकता है और हमारे पास मार्केट है, उनके पास प्रोडक्ट है, हमारे पास मार्केट है। युद्ध की इस विभीषिका में विश्व में सबके रेट चढ़ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में भारत के 130 करोड़ लोग तुम्हारे युद्ध की वजह से क्यों सफ़र करें। हम अपनी स्ट्रैटेजी, हम अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, भारत में कोई भूखा ना मरे, ऐसा निर्णय भारत सरकार करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि किस प्रकार भारत पिछले 2 वर्ष से मुफ्त में एक व्यक्ति को राशन दे रहा है, ताकि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ गलत ना हो सके। जब हम इतना प्रयास कर रहे हैं, नेशनल फंड्स पर इतना हमारे लोड आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यूक्रेन रशिया वॉर जो खास तौर से यूरोप अमेरिका वर्सेस रशिया है, उस युद्ध की वजह से हम क्यों सफ़र करें, हम क्यों विश्व के साथ नाते अपने ख़राब करें। ऐसी सिचुएशन में अगर रशिया पर उन्होंने बैन लगाया है, तो वैन लगाने के बाद रशिया को मार्केट चाहिए और हम विश्व की 20% आबादी होने के नाते, 20 के लगभग थोड़ा कम ज़्यादा आबादी होने के नाते और विश्व की 20% मार्केट होने के नाते हम सबसे बड़े इंपोर्टर होते हैं। तो रशिया हमारी तरफ मार्केट देख रहा होगा और हम सस्ता सामान देख रहे हैं जो हमारी आवश्यक नीड ऑफ टाइम है। इसलिए हम रशिया के साथ किसी भी प्रकार का कोई सैंक्शन नहीं लगा रहे और उनसे चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो वर्ल्ड मार्केट को, भारत की मार्केट को भी अपनी मार्केट मानकर चलने वाला है। चीन भी ऐसा ही सोचता है। लेकिन हम इस समय रशिया की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप उनकी मदद करने को तैयार। मदद से मतलब है उनकी मदद क्या, हम अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं, सस्ते में पूरा करना चाहते हैं। इसलिए एस जयशंकर के साथ लेवरोव की वार्ता होना तय हुआ है और अमेरिका उस बाधा में दलीप सिंह को भेजकर उस बाधा में अपनी बाधा पैदा करना चाहता है। हालांकि आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही अभी थोड़ी देर पहले ही, और बात तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बैठक में भाग ले रहे थे बिम्स्टेक की, और बिम्स्टेक की बैठक में प्रधानमंत्री भाग ले रहे थे। उसमें भाई बिम्स्टेक तो खासतौर से हमारे यहाँ का अपना एक संगठन है, बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है। बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि इसमें जिन कंट्रियों के नाम आते हैं बिम्स्टेक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। अब आप सोच सकते हैं कि ये सारे के सारे कंट्री जो यहाँ पर आते हैं, ये सारे कंट्री, इनमें सबसे बड़ा कंट्री भारत ही है। भारत सबका नेतृत्व कर सकता है। तो बिम्स्टेक की आज ऑनलाइन बैठक थी। उस बैठक में प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया, अब बिम्स्टेक को अगर दूसरा इनिशिएटिव माने तो एक सार्क भी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन भी है।
इस बिम्स्टेक की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूरोप का इस समय का हाल देखकर ये कहा जा सकता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा और नए वर्ल्ड ऑर्डर में विश्व किस तरफ जा रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में जब पावर या इसकी स्टेबिलिटी यूरोप सिक्योर न कर पा रहा हो, ऐसी सिचुएशन में बे ऑफ बंगाल के चारों ओर आने वाले कंट्री एक नया रास्ता खोल सकते हैं और पावर शिफ्टिंग इधर हो सकती है। मैं तो लगातार कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आज के वो कृष्ण नीति के फॉलोवर हैं और भगवान श्री कृष्ण की नीति ये है कि हमारा सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ है। हम इसके पक्ष में नहीं है कि विश्व में युद्ध हो, लेकिन हम अपना लाभ तो देखेंगे ही। अगर महाभारत हो रही है और होना तय है और हम रोक नहीं सकते, तो कृष्ण ये देखेंगे कि हमारे लोग कैसे विजेता बने, क्योंकि हम अब महाभारत रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब अगर हम विश्व युद्ध रोक नहीं पा रहे हैं, तो अब देखना यह है कि भारत सुपर पावर बनकर कैसे उभरे। ये भारत के प्रधानमंत्री की दृष्टि है। इसीलिए बिम्स्टेक की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर यूरोप में पावर सेंट्रिक नहीं हो पा रही, वहाँ से वर्ल्ड ऑर्डर तय नहीं हो पा रहा, तो बे ऑफ बंगाल के आसियान या बिम्स्टेक के कंट्री अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो सके और विश्व को दिशा दिखाई जा सके। मुझे लगता है कि भारत की इम्पोर्टेंस जितनी इस समय है और भारत जिस प्रकार से बहुत सोच समझ के अपने को व्यवस्थित करके चल रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच का परिणाम है, उनकी सूझबूझ की नीति का परिणाम है। और भारत अगर बचा ले जाता है इस पूरी विभीषिका से, तो ये निश्चित है कि अगला सुपर पावर भारत ही होगा इस विश्व युद्ध के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।